हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इपॉक्साइड, जो कि यूनिट सेकंड के चैप्टर 4 में ईथर्स के साथ ही पढ़ा जाता है। इपॉक्साइड्स को ऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इपॉक्साइड्स। तो सबसे पहली बात आती है कि इपॉक्साइड्स होते क्या हैं। इपॉक्साइड्स ईथर्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या कौन से ईथर्स होते हैं? साइक्लिक ईथर्स। तो साइक्लिक 3 मेंबर्स ईथर्स को इपॉक्साइड्स कहा जाता है, और इन इपॉक्साइड्स को ऑक्सीडेन भी कहा जाता है। तो आप समझ गए, अगर ये साइक्लिक ईथर है, आप देखिए ईथर की तरह ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन और ऑक्सीजन एक रिंग का हिस्सा है, मतलब एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन ये मिलकर एक रिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे है तो ये ईथर जैसा ही। तो ये जो है ये है साइक्लिक ईथर्स इपॉक्साइड। तो आ गई बात समझ में, साइक्लिक 3 मेंबर्स ईथर को इपॉक्साइड कहा जाता है। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ईथर्स हो गए। अब मैं कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड एंगल की बात करूं, इस बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो ये कितना होता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो ये 60 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। अब आप यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन का क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्री, पर होता कितना है? 60 डिग्री। आप देखो कि बॉन्ड एंगल कितना ज्यादा कम हो गया रिंग बनाने के चक्कर में। इसीलिए इपॉक्साइड में एंगल स्ट्रेन होता है, क्योंकि जितना एंगल होना चाहिए था उतना एंगल होता नहीं है। इस वजह से ये काफी कम स्टेबल होते हैं, और अगर स्टेबल कम होते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ये रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं ए साइक्लिक ईथर्स, ओपन चेन ईथर्स की कंपैरिजन में इपॉक्साइड्स की बात करूं, तो इपॉक्साइड्स लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव होते हैं। और अगर आपसे कोई कारण पूछे तो आप क्या बताएंगे कि इनमें एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। तो बच्चों, इपॉक्साइड्स क्या होते हैं उसको समझने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कि इपॉक्साइड्स का निर्माण किया जा सकता है लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेनली 2 मेथड्स का यूज किया जाता है लेबोरेटरी में इपॉक्साइड्स के निर्माण के लिए। फर्स्ट मेथड है इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स बाय द रिएक्शन विद परऑक्सी एसिड्स, मतलब एल्कीन्स के इपॉक्सीडेशन से इपॉक्साइड का निर्माण किया जाता है। दूसरा मेथड है बेस प्रोमोटेड रिंग क्लोजर ऑफ विसिनल हेलोहाइड्रिन से। तो आप देखेंगे कि एल्कीन्स के इपॉक्सीडेशन से और हेलोहाइड्रिन्स के रिंग क्लोजर से इपॉक्साइड्स का निर्माण किया जाता है। इन दोनों मेथड्स को हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट मेथड कौन सा है? इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स को हम एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, एल्कीन मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन के जुड़ने को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन को इपॉक्सीडेशन कहते हैं, और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? इपॉक्साइड। आप देखिए ये एक एल्कीन है, इनका जो ऑक्सीडेशन कराया जाता है वो पर ऑक्सी एसिड से कराया जाता है। पर ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? वे एसिड जिनमें की एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है उन्हें पर ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो ये पर ऑक्सी एसिड्स हो गए। जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन पर ऑक्सी एसिड्स की हेल्प से कराया जाता है तो एल्कीन तो किस में बदल जाता है? इपॉक्साइड में, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और जो पर ऑक्सी एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सी एसिड का क्या काम है? एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, जिससे कि एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन हो सके। तो आई बात समझ में कि इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स क्या है? वो सिंपल एल्कीन का ऑक्सीडेशन है, और क्या काम में आता है? पर ऑक्सी एसिड्स काम में आता है। अब हम देखते हैं कि जो कॉमनली यूज पर ऑक्सी एसिड्स कौन से हैं। पर ऑक्सी एसिटिक एसिड में एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। फिर पर ऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, पर ऑक्सी मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये सब
जो पेरोक्सी एसिड्स है जनरली काम में लिए जाते हैं। बच्चों कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इनमें जो एसिटिक एसिड है, जैसे ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो पेरोक्सी एसिड हो जाएगा, तो ये काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH की प्रेजेंस में भी आप सेम टाइप की रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक सिंपल मॉडल रिएक्शन हो गई इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स की, कि किस तरह से एल्कीन्स के इपॉक्सीडेशन से इपॉक्साइड बनते हैं। बच्चों आपने देखा था कि जो प्रीवियस स्लाइड में है कि ऑक्सीजन दोनों कार्बन से बॉन्ड बनाता है और इपॉक्साइड में बदल जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन को दोनों कार्बन से बॉन्ड बनाना है, इसलिए एडिशन क्या होना चाहिए, हमेशा सिन एडिशन होना चाहिए डबल बॉन्ड पे। तो अगर हमें इपॉक्साइड बनाना है तो सिन एडिशन जरूरी है। तो कोई आपसे पूछे कि इपॉक्सीडेशन में किस प्रकार का एडिशन होता है तो आप क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। पूछे क्यों सिन एडिशन होता है तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को दोनों कार्बन से बॉन्ड बनाना होता है और वो तभी पॉसिबल होता है जब सिन एडिशन हो। अब सिन एडिशन का मतलब क्या होता है इसे आप समझिए। अगर ग्रुप सिस है एक दूसरे से एल्कीन में तो इपॉक्साइड में भी सिस ही रहेंगे, और अगर ट्रांस है एल्कीन में तो इपॉक्साइड में भी ट्रांस रहेंगे। तो ये तो देखो आपकी मैकेनिज्म है एल्कीन, ये हो गया आपका पेरोक्साइड, और आप देखेंगे कि सिंगल स्टेप में इपॉक्साइड का निर्माण हो रहा है। इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ मूव हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन पे गया, ये यहाँ पे मूव हुआ, और इस तरीके से ये जो एरो आप देख रहे हैं उससे एक सिंगल स्टेप में इपॉक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसफर पर ऑक्सी एसिड से एल्कीन के डबल बॉन्ड पे हो जाता है। ये तो हो गया आपका कि किस तरह से एक सिंगल स्टेप में इपॉक्साइड का निर्माण हो रहा है। अब मैंने जो बोला था कि सिस सिस रहता है और ट्रांस ट्रांस रहता है, वो आप इस एग्जाम्पल से समझिए। ये जो दो बेंजीन रिंग है ये एक दूसरे के ट्रांस है रिएक्टेंट में। एल्कीन दे रखा है एक 1,2 डाइफिनाइल इथीन, ये ई रिप्रेजेंट करता है कि ये एक दूसरे से ट्रांस में है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई पेरोक्सी एसिड से, हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। आपका क्या बन गया, इपॉक्साइड। अब आप इपॉक्साइड में देखिए कि क्या हो रहा है, ये बेंजीन और ये बेंजीन आप इनका देखें तो ये अभी भी ट्रांस में है। सॉलिड बॉन्ड, एक सॉलिड बॉन्ड है और एक डैश बॉन्ड है। तो ये बताता है कि ये एक दूसरे से ट्रांस में है। अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, अगर एक नीचे है तो दूसरा ऊपर है, क्योंकि एक बॉन्ड क्या है, सॉलिड बॉन्ड, एक बॉन्ड है आपका डैश बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांस रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में भी ट्रांस रहा। तो सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, सिस सिस रहता है और ट्रांस ट्रांस रहता है। ग्रुप जो पहले एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पे थे वो बाद में भी ट्रांस पोजीशन पे रहेंगे। तो इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन करने को आए तो आप उसमें सिस और ट्रांस का ध्यान रखेंगे। बच्चों अब हम इपॉक्साइड बनाने का दूसरा मेथड देखेंगे जो कि है विसिनल हेलोहाइड्रिन से इपॉक्साइड का निर्माण। तो सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि हेलोहाइड्रिन्स क्या होते हैं। हेलोहाइड्रिन्स होते हैं वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन से तो आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसके पास वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो। तो ये हो गया आपका विसिनल हेलोहाइड्रिन। तो आपको आगे बात समझ में कि विसिनल हेलोहाइड्रिन से हम इपॉक्साइड का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि खुद विसिनल हेलोहाइड्रिन का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए एल्कीन की रिएक्शन जब हेलोजन से वाटर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो विसिनल हेलोहाइड्रिन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि विसिनल हेलोहाइड्रिन्स क्या होते हैं, किस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा कि किस तरह से एल्कीन से हेलोजन और वाटर की प्रेजेंस में विसिनल हेलोहाइड्रिन का निर्माण कर सकते हैं। अब विसिनल हेलोहाइड्रिन से इपॉक्साइड का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे बात आती है। विसिनल हेलोहाइड्रिन से जो इपॉक्साइड का निर्माण होता है ये एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमने ईथर की सिंथेसिस में पढ़ा था, उसको याद करिए। अगर विसिनल हेलोहाइड्रिन की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराई जाती है तो इंट्रामोलिक्यूल मतलब विद इन द मॉलिक्यूल विलियमसन ईथर सिंथेसिस होती है और आपका इपॉक्साइड बनता है। आप इसको 2 स्टेप प्रोसीजर को इस मैकेनिज्म से समझिए, आपको बेटर पिक्चर बनेगी। यह हो गया आपका हेलोहाइड्रिन, ये हो गया आपका बेस।
जो कि मैंने यहाँ पर OH माइनस लिया था। ये बेस इस OH से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। ये हो गई एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि बेस की क्या नेचर है, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये ले गया अपना प्रोटोन, ठीक है, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, हो गया प्रोटोन ट्रांसफर, या मैं कह लूं एसिड बेस रिएक्शन बिटवीन बेस एंड हेलोहाइड्रिन। आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब आप इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन कराइए। इंट्रामोलिकुलर SN2 में क्या होगा, जो O माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। ये O माइनस इस वाले कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस पर अटैक करेगा और हेलोजन निकल जाएगा। ये SN2 हो गई, क्योंकि एक ही स्टेप में सारी रिएक्शन हो रही है, और इंट्रामोलिकुलर SN2 हुई और आपका इपॉक्साइड बन गया। तो ये 2 स्टेप प्रोसीजर है हेलोहाइड्रिन से इपॉक्साइड बनाने की। वन स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है वो प्रोटोन ट्रांसफर या एसिड बेस रिएक्शन है बिटवीन हेलोहाइड्रिन एंड बेस, एंड सेकेंड स्टेप में इंट्रामोलिकुलर। मैंने इंट्रामोलिकुलर क्यों कहा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और वो किस पर अटैक कर रहा है, मॉलिक्यूल के दूसरे कार्बन पे, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर SN2 हुई और आपका इपॉक्साइड का निर्माण हो गया। तो ये विसिनल हेलोहाइड्रिन से इपॉक्साइड को निर्माण को आपने देखा। अब हम इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि जो सब्सिट्यूएंट सिस है वो सिस रहेंगे और जो ट्रांस है वो ट्रांस रहेंगे एल्कीन में। आपने देखा था कि एल्कीन से पहले हेलोहाइड्रिन बनाते हैं और फिर हेलोहाइड्रिन से इपॉक्साइड बनाते हैं। ये आपका एल्कीन है जो कि जेड है, इसका मतलब जो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं वो दोनों सिस पोजीशन पे है, और ये ट्रांस एल्कीन है जिसमें दोनों मिथाइल एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पे है। तो अब आप देखते हैं कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है इपॉक्साइड, उसमें क्या हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे मिथाइल सिस पोजीशन में है, दोनों मिथाइल को आपने डैश डैश बॉन्ड से दिखाया है। तो दोनों मिथाइल क्या हुए, पहले भी सिस थे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी सिस रहे। और आप देखेंगे जो कि दोनों मिथाइल रिएक्टेंट में ट्रांस में थे, यहाँ पे भी ट्रांस में रहे। एक सॉलिड बॉन्ड से दिखाया गया है, एक वेज बॉन्ड से दिखाया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ट्रांस ट्रांस रहा, सिस सिस रहा। तो हेलोहाइड्रिन में भी सिस सिस रहता है और ट्रांस ट्रांस रहता है। तो आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी ध्यान में रखनी है। बच्चों अब हम इपॉक्साइड्स की रिएक्शंस की बात करेंगे। बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको बताया था कि अगर मैं इपॉक्साइड्स और ईथर में कंपैरिजन करूं तो इपॉक्साइड्स काफ़ी लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें एंगल स्ट्रेन पाया जाता है और इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी ईथर्स की तुलना में ज़्यादा होती है। क्योंकि इनमें रिंग की वजह से स्ट्रेन काफ़ी पाया जाता है, तो इपॉक्साइड्स की ज़्यादातर रिएक्शंस वही रिएक्शंस होती है जिनमें रिंग ओपनिंग हो, जिससे कि स्ट्रेन तनाव जो है वो रिलीव हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इपॉक्साइड में जनरली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और स्ट्रेन्ड तनाव से जो रिंग होती है, रिंग में जो तनाव होता है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से इपॉक्साइड्स में जो बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल से रिंग ओपनिंग होती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। इसकी जो ज्यादातर रिएक्शंस होती है वो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक में क्या होता है कि इपॉक्साइड की रिएक्शन या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होती है या फिर एसिड लाइक HZ जैसे कि HCl वगैरह से होती है। तो आप फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CN- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे HX एसिड जैसे HCl से रिएक्शन हो रही है और आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हुई, यहाँ रिएक्शन विद HZ से हुई। न्यूक्लियोफाइल ने क्या की, रिंग ओपनिंग की और आपका प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होती है। हम न्यूक्लियोफाइल के अटैक की मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये 2 स्टेप प्रोसीजर होता है। स्टेप फर्स्ट में आप देखिए कि क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा और रिंग ओपनिंग हो गई और आपका रिंग का जो तनाव था, स्ट्रेन था, वो रिलीव हो गया।
तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक का होता है, और इसी स्टेप में रिंग के स्ट्रेन का रिमूवल होता है, रिंग का जो तनाव है वो खत्म हो जाता है और रिंग की ओपनिंग हो जाती है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसे हम कह सकते हैं एल्कोक्साइड। तो ये जो हमारा सेकेंड स्टेप में एल्कोक्साइड बना, इसका प्रोटोनेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल से, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स भी, ये एक कार्बन एटम हो गया, एक कार्बन एटम हो गया, उस पर दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप हमेशा OH होगा, ठीक है, जो कि रिंग के जो ऑक्सीजन है उस पर प्रोटोनेशन से बना है, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल होगा जिसका अटैक हुआ है। तो आप पहले उस जो प्रीवियस स्लाइड में हमने CN- से अटैक कराया था, तो एक फंक्शनल ग्रुप CN हो गया और एक OH हो गया। फिर जब दूसरी रिएक्शन करवाई थी उसमें HCl का अटैक करवाया था, तो एक फंक्शनल ग्रुप तो हो गया Cl और दूसरा हो गया OH। तो एडजेसेंट कार्बन से दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं। अब कॉमन न्यूक्लियोफाइल जो कि रिंग ओपनिंग कर सकते हैं वो OH, OR, CN-, SR-, NH3 है। आप जैसे जैसे जो जिस तरह का न्यूक्लियोफाइल लेंगे आपका वही उस अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इन रिएक्शंस को करके देखिए, जैसे आपने RS- से अटैक करा दिया, अमोनिया से अटैक करा दिया, और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो रही है वो किस प्रकार की है, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए न्यूक्लियोफाइल ने एक स्टेप में अटैक किया और दूसरा आपका ये ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। तो मैकेनिज्म कौन सी फॉलो हो रही है, SN2 मैकेनिज्म। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, OCH3-। यहाँ पर दोनों कार्बन सेम है, समान दोनों कार्बनों पर HH जुड़ा हुआ है, तो किसी भी कार्बन पे ये अटैक कर सकता है। तो OCH3 ने कार्बन पे अटैक किया, रिंग ओपनिंग हुई, ये SN2 हो गया, बैक साइड अटैक हो गया, रिंग ओपनिंग हो गई। फिर सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेशन हो गया और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखिए कि जो वो दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होते हैं। OH और जो OCH3 है वो हमेशा एंटी पोजीशन पे रहेंगे। तो रिंग ओपनिंग में किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एंटी एंटी वाले प्रोडक्ट बनते हैं, एंटी पोजीशन वाले प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब ये तो आपका सिमेट्रिकल इपॉक्साइड था। अब आप मान लो अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, जैसे कि ये वाला इपॉक्साइड आप देखिए, इस कार्बन से दो CH3 जुड़े हुए हैं, जबकि इस कार्बन से दो H जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे हमने लिया है CH3S-। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। जिस कार्बन पर जितने कम मिथाइल या एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो कम सब्स्टिट्यूटेड है, उस पर ये अटैक करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो एल्काइल है, तो वो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो इसको हिंड्रेंस पैदा करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस बाधा से बचने के लिए वो किस कार्बन पे करेगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे बाधा नहीं है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है तो वो उस कार्बन पे होगा जहाँ पर बाधा जितनी कम होएगी। ये हो गई रिंग ओपनिंग, और ये हो गया आपका फिर प्रोटोनेशन। और आप देखेंगे कि OH और CH3 एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे है। तो आपने देखा कि अगर मान लो इपॉक्साइड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है तो अटैक किस प्रकार होगा। बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि जो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग कैसे हो सकती है। बच्चों, न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से बेस की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम अगर इपॉक्साइड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हो रही है तो हम उसे बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे एसिड, जैसे HZ, जिसमें HZ कुछ भी हो सकता है, HCl, HBr, HI, H2O, ROH,
एसिड की प्रेजेंस में अगर हम एज अ रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं तो रिंग ओपनिंग कैसे हो रही है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे, हम उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि किस किस तरह से रिंग ओपनिंग हो रही है, ठीक है। ये हो गया आपका एच जेड। जेड कुछ भी हो सकता है, सी एल, बी आर, आई, ओ एच, कुछ भी हो सकता है। अब फर्स्ट स्टेप जो होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्योंकि जो एपॉक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एपॉक्साइड। जस्ट एसिड बेस रिएक्शन होती है और ऑक्सीजन से प्रोटोन जुड़ जाता है। फर्स्ट स्टेप हो गई आपका प्रोटोनेशन ऑफ एपॉक्साइड। सेकेंड स्टेप में जो जेड माइनस बना क्योंकि एच जेड से अगर प्रोटोन चला गया तो ये क्या रह जाएगा, ये जेड माइनस की फॉर्म में रह जाएगा। अब इस जेड माइनस का प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड पर अटैक होता है, रिंग ओपनिंग होती है और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये देखिए, इसने एक कार्बन पे अटैक किया, CO बॉन्ड टूटा और आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। वही टू फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से के पास पास स्थित होते हैं, वही एंटी ओपनिंग होगी, एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो तो प्रोटोनेशन ऑफ इपॉक्साइड है, प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड हमें मिलते हैं और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एपॉक्साइड पर HBr का अटैक हुआ तो आपका क्या जो बना, उसमें एक तो OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक Br फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर मैं वाटर को एज अ वो ले लूं तो आपका OH वाला ही कंपाउंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो भी OH है और न्यूक्लियोफाइल भी OH है, ठीक है। तो आपने ये एग्जांपल्स देख लिए, आपने देख लिया कि मैकेनिज्म क्या फॉलो होती है। यहाँ पर क्या होता है, जब हमने न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराई थी तो फर्स्ट स्टेप में ही रिंग ओपनिंग हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है और सेकेंड स्टेप में रिंग ओपनिंग होती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आप एक बार रिकॉल करिए, जब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया था, जैसे कि Cn माइनस वगैरह लिया था, तब रिंग ओपनिंग अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, मतलब कि कार्बन है वो एक तरीके से सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपने कहाँ से कराया था, जो कि कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप रिएक्शन एच जेड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, जैसे HCl, HBr, HI की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। आप ये देखिए कि क्यों होता है, उसका कारण क्या है। ये आपका हो गया सिमेट्रिकल इपॉक्साइड। HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन हुआ, आपका प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड बन गया। अब आप ट्रांजिशन स्टेट देखिए, Cl माइनस का अटैक हो रहा है, इस कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड का निर्माण शुरू हो रहा है और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू हो रहा है। तो ये हो गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट। अब आप खुद देखिए कि दोनों ट्रांजिशन स्टेट में जो ए ट्रांजिशन स्टेट है, हमने उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ कराया है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे, और जो बी ट्रांजिशन स्टेट है वहां पे हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे। अब आप दोनों ट्रांजिशन स्टेट का कंपैरिजन करिए कि कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। आप देखेंगे कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब आप देखिए कि कौन सा कार्बन है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप है तो ये स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज इन एल्काइल ग्रुप के द्वारा स्थायी कर दिए जाएंगे, तो ये ट्रांजिशन स्टेट तो आपकी स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इनका आई इफेक्ट होता नहीं है। तो ये जो अगर दोनों ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो आप देखेंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट ए वो ज्यादा स्टेबल है बजाय कि ट्रांजिशन स्टेट बी के। मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे होगा और ये आपका SN1 की तरह है। रिएक्शन तो आपकी SN2 हो रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट का निर्माण है वो SN1 की तरह हो रहा है। इसका कारण क्या है, कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि ट्रांजिशन स्टेट की हम स्टेबिलिटी की बात यहाँ कर रहे हैं और जिस कार्बन पर जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उससे पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, क्योंकि वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है। आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये किस पर डिपेंड किया, आपकी न्यूक्लियोफाइल पे। अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं जैसे Cn माइनस वगैरह, तो आप कहाँ पे अटैक कराएंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे। लेकिन आप ऐसा न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं जिसमें आप
प्रोटॉन मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन की वजह से यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया वो कार्बन से खींचेगा। तो हम यहाँ पे कार्बन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, उस अकॉर्डिंग अटैक कराएंगे। तो अगर रिंग ओपनिंग H प्लस कहीं से भी मिल रहा है, उसकी प्रेजेंस में हो रही है और अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से अटैक करवाएंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बस आपको देखना है कि अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी भी वजह से, चाहे वो H प्लस की वजह से आ जाए या AlCl3 लुईस एसिड से रिएक्शन की वजह से आ जाए, जिस भी वजह से अगर आएगा तो आप मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ से रिंग ओपनिंग करेंगे। तो आपने देखा कि रिंग ओपनिंग अगर इपॉक्साइड की हम करा रहे हैं या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में या एसिड न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन क्या होती है, रेडियो सेलेक्टिव होती है। बच्चों इस वर्ड को अच्छे से समझिए कि रेडियो सेलेक्टिव होती है, मतलब एक ही आइसोमर बनेगा और दूसरा आइसोमर नहीं बनेगा। और जो आप ये भी देखेंगे कि इन दोनों रिएक्शन की जो रेडियो सेलेक्टिविटी है एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। आप एक ही एग्जांपल में देख लीजिए, ये है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कोई एसिड नहीं है, ठीक है, तो अटैक कहाँ होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम एसिड की प्रेजेंस में अटैक करवा रहे हैं तो कहाँ पे होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक होगा, ठीक है, और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाके जुड़ता है और यहाँ पे CH3O मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाके जुड़ता है। तो आ गई आपको कंक्लूजन क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोफाइल अटैक। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, और अगर एसिड हम ले रहे हैं और तो हम न्यूक्लियोफाइल का मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक कराएंगे। बच्चों मैंने ये चीज इतनी डिटेल से इसलिए करवाई है क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको जो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उनको आपको ध्यान से देखना है और उस अकॉर्डिंग रिंग ओपनिंग करनी है। बच्चों ये रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इपॉक्साइड्स की रिंग ओपनिंग कई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में RONA वाटर, देन NaCN वाटर, NaSH वाटर, RMGBr वाटर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर। तो जिस अकॉर्डिंग आप लेंगे अपना न्यूक्लियोफाइल, उस अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से आप रिंग ओपनिंग करा दीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। तो बच्चों हमने इपॉक्साइड्स की रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देख ली। इपॉक्साइड्स में यही मेन रिएक्शंस होती है, क्योंकि इपॉक्साइड में काफ़ी स्ट्रेन होता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने इपॉक्साइड्स को शुरू किया और आज ही के लेक्चर में हमने खत्म कर दिया। हमने इपॉक्साइड का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने मेथड्स ऑफ सिंथेसिस देखे और फिर रिएक्शंस ऑफ सिंथेसिस देखे। इपॉक्साइड्स काफ़ी छोटा चैप्टर है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम्स में ईथर के कंपैरिजन में इपॉक्साइड से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, रेडियो सेलेक्टिविटी, मतलब सिस से सिस बनेगा, ट्रांस से ट्रांस बनेगा, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप छोटा समझ के हल्के में ना लीजिए, सीरियसली पढ़िए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।